हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। 77th इंडिपेंडेंस डे वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे। तो आप सभी लोगों को इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारा देश आज 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है और इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो इस अवसर पर आज हम लोग जो है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे, बिकॉज इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट आवर नेशनल सिंबल्स। ऑलराइट, so as far as we talk about India is one of the oldest civilization in the world with kaleidoscopic variety and rich cultural heritage, है ना। विविधतापूर्ण राष्ट्र है हमारा, ये कहने में कोई दो मत है नहीं। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और इसकी बहुरंगी विविधता, है ना, और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसको यूनिक बनाती है। अगर हम भारत की बात करें फिजिकल ज्योग्राफिकल फॉर्म में, तो हमारा भारत जो है इसकी मुख्य भूमि, है ना, ये उत्तरी गोलार्ध में, है ना, यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसका जो एक्सटेंशन है ये 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में है। ठीक है, इसी चीज को अगर आप अंग्रेजी में देखें तो इसका जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, राइट। और देशांतर की हिसाब से बात करें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूरब और 97 डिग्री पश्चिम 25 मिनट पूरब देशांतरीय विस्तार है इसका। नॉर्थ से साउथ तक अगर आप भारत की लंबाई देखेंगे तो ये 3214 किलोमीटर है जो हमारा मेन लैंड है। ठीक है, तो 3214 किलोमीटर लंबाई है उत्तर से दक्षिण की ओर, और पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम लोग बात करें तो इसकी चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो इसकी जमीनी सीमाओं की कुल लंबाई अगर आप देखें तो 15,200 किलोमीटर है, जबकि मुख्य भूमि, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार, इन तीनों ही को अगर आप मिला लेते हैं, मुख्य भूमि और उसके साथ पूरब में आपका अंडमान निकोबार और पश्चिम में लक्षद्वीप, इनकी तट रेखाओं की कुल लंबाई मिला लें और भारत मेनलैंड की कुल लंबाई मिला लें, है ना, तो हमारे यहाँ तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर निकल करके आती है। तो ये प्रीलिम्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के बारे में चर्चा करते हैं और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, द नेशनल फ्लैग, जिसको कि हम लोग तिरंगा भी कहते हैं, है ना। ये तिरंगा जो है 3 रंग है इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं। केसरिया बल भरने वाला, सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की हरियाली, धरती की अंगड़ाई। कहता है यह चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा सदा ऊंचा रहेगा। तो ये जो आपका केसरिया सफेद और हरा रंग है ना, ये 2:3 के अनुपात में अपने झंडे में, है ना, इसको रखा जाता है। ठीक है, 2:3 के रेशियो में रहता है। बीच में जो हमारा चक्र है, चक्र नेवी ब्लू कलर का होता है जिसमें 24 धारियां होती हैं। तो ये जो 24 रेखाएं 24 धारियां होती है 24 घंटे को दर्शाती हैं, राइट। और ये जो है जो आपका चक्र लिया गया है ना, ये अशोक चक्र से, है ना, लिया गया, अशोक चक्र को दर्शाता है ये। बेसिकली अगर हम लोग अपने झंडे के बारे में बात करें तो ये इनको देख रहे हैं आप, पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने सबसे पहले, है ना, ये जो झंडा है जिसमें बीच में, है ना, गांधी जी का चरखा बना हुआ है, ये रखा था हमारे सामने। ठीक है, जिसको हम लोग स्वराज झंडा या स्वराज फ्लैग भी कहते हैं। तो ये पिंगाली वेंकैया के द्वारा जो स्वराज झंडा बनाया गया था, है ना, उसी से ये प्रेरित है, इंस्पायर्ड है हमारा राष्ट्रीय झंडा। ठीक है, जिसको 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने स्वीकार किया था। यहां पर एक दो चीजें आपको जाननी चाहिए कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसमें जो सब कमिटीज थी, उसमें एक सब कमिटी थी एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, राइट। तो एक जो आपकी एडहॉक कमिटी थी ऑन नेशनल फ्लैग, राइट, इसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ये जानना चाहिए आपको। और उसके साथ साथ ये भी जानना चाहिए कि 1931 में एक और कमेटी बनी थी नेशनल फ्लैग पे, ठीक है। तो 1931 में जो कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग बनी थी, कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, इसके चेयरमैन थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, और सदस्य के रूप में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये जानकारी आपके लिए, राइट। हमें हमारे राष्ट्रीय झंडे का सम्मान करना चाहिए हम सभी लोगों को। तो ये सम्मान जो है आप द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के द्वारा भी प्रेरित किया जाता है या फिर इसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। ऑलराइट, अब हम वहां से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपने राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात करते हैं, स्टेट एम्ब्लेम जिसको कहते हैं आप। ये तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, चाहे भारत सरकार का गजट हो, भारत सरकार का, है ना, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, हर जगह आपको ये चिन्ह देखने को मिलता है ना। ये जो चिन्ह है आपका, जिसे आप भारत का राज्य चिन्ह कहते हैं, ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। तो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है वहां से ये चीज लिया गया है, जो कि सारनाथ के संग्रहालय में ही सुरक्षित है ना। जो मूल जो ओरिजिनल स्तंभ है ना, वहां पर आपको 4 शेर देखने को मिलेंगे, 4 शेर के शीश हैं। तो बेसिकली हमारा भी जो राष्ट्रीय चिन्ह है ये तो 2 डायमेंशन में है। तो यहाँ पर आपको 3 शेरों के मुख दिख रहे हैं, लेकिन हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि शेर का एक मुख पीछे की ओर भी है। उसके अलावा ये जो हिस्सा है ना, जिसको आप पद्म कहते हैं, है ना, इसके ऊपर जो आप देखेंगे, इसके ऊपर जो है एक हाथी की तस्वीर बनी हुई है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको जानना चाहिए। हाथी की तस्वीर बनी हुई है, एक चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा है, गैलपिंग हॉर्स, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। उसके अलावा एक सांड है, बुल, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, राइट। तो ये सामने से दिखता है हम लोगों को। सो गैलपिंग हॉर्स, चौकड़ी भरता हुआ घोड़ा, एंड अ बुल, ये हमको सामने से दिखता है। और बीच में एक अशोक चक्र दिखता है। जो हमको नहीं दिखता है वो हाथी नहीं दिखता है, और एक सिंह, लॉयन, ये हमको नहीं दिखता है। इन चारों ही मूर्तियों के बीच, चारों ही तस्वीरों के बीच एक एक अशोक चक्र बना हुआ है, एक चक्र बने हुए हैं, राइट। खास बात यह है कि पूरी की पूरी आकृति एक ही पत्थर को काट करके बनाई गई है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया, ठीक है। उसके साथ साथ एक और चीज की, ये जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि हमारा मोटो भी है। तो ये जो हमारा सत्यमेव जयते का मोटो है ना, इसको मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते का मोटो, इट इज द कोट फ्रॉम मुंडकोपनिषद, राइट, जिसका मतलब होता है सत्य की ही हमेशा जीत होती है ना। तो ये हमारा स्टेट एम्ब्लेम है, भारत का राज्य चिन्ह है ना। यस, ठीक है। यहां से आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रगान की बात करते हैं हम लोग। राष्ट्रगान, जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। तो ये हमारा राष्ट्रगान, आपको पता है कि राष्ट्र कवि, नोबेल लॉरिएट, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी रचना भी की गई थी और इसको कंपोज भी किया गया था, इसकी धुन भी तैयार की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। बेसिकली जो ओरिजिनल है, जो इन्होंने बांग्ला में लिखा था, भारतो भाग्यो विधाता, है ना, वहीं से ये इसका हिंदी वर्जन है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो राष्ट्रगान के रूप में जो पैसेज लिया गया है उसको 52 सेकेंड में अमूमन, है ना, कंप्लीट करना होता है। उसके साथ साथ इसका एक छोटा वर्जन भी है, जो इसका छोटा वर्जन है उसको हम लोग 20 सेकेंड में कंप्लीट करते हैं। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जानना चाहिए, राइट। इसके साथ साथ कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में जो हमको जानना चाहिए कि पहली बार 27 दिसंबर 1911 को, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसी अधिवेशन में पहली बार सबके सामने, है ना, इसको गाया गया था, जनगण मन को प्रस्तुत किया गया था। सो कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911, उस अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण दार के द्वारा की गई थी। दैट सेशन वाज चेयर्ड बाय बिशन नारायण दार। तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रगान। राष्ट्रगान के साथ साथ एक हमारा
राष्ट्रगीत भी है ना। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। तो ये जो आपका राष्ट्रगीत है, जिसको राष्ट्रगीत के रूप में बाद में अपनाया गया, ये बंकिम चंद्र चटर्जी की जो रचना थी, बंगाली नोवेल आनंद मठ, ये आनंद मठ से ही ली गई है ये पंक्तियां, ठीक है। इसको आनंद मठ में ही डाला गया था, तो आनंद मठ का ही है ये हिस्सा। पहली बार इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही, फिर से ध्यान रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन में ही 1896 में, है ना, सबके सामने प्रस्तुत किया गया था। खास बात यह है कि 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में जब जब ये वंदे मातरम गाया गया था, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही गाया गया था। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि इट वाज संग बाय रविन्द्रनाथ टैगोर ओनली, है ना, रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये हमारा राष्ट्रगीत है। तो कलकत्ता का अधिवेशन 1896 जो हुआ था, जहां पर इसको पहली बार गाया गया था, उसकी अध्यक्षता रहमतुल्ला एम सयानी के द्वारा की गई थी। तो रहमतुल्ला सयानी के द्वारा, है ना, कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, दोबारा पूछा जा सकता है, सो यू शुड बी केयरफुल अबाउट इट। राष्ट्रीय मुद्रा, है ना, तो इस समय अगर हम लोग भारत के रुपया के बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत चर्चा होती है इंडियन नेशनल रुपी की, INR जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसका ISO कोड है ना, INR। तो भारत जो है कई सारे देशों के साथ, है ना, रुपया में व्यापार करने की अनुमति दे चुका है, यानी कि RBI दे चुका है। आज के समय में 21-22 देश कम से कम ऐसे हैं जिसके साथ भारत रुपए में ही व्यापार करता है या करने की अनुमति दे चुका है। तो नॉस्ट्रो अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट बना करके आप रुपए में ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये जो हमारा रुपया है, इस रुपया का ये जो चिन्ह है ना, जो कि र के आकार में है, हिंदी का देवनागरी लिपि का र जैसा है ये, या ठीक है। तो इसको डिजाइन किया था, जिसको स्वीकार किया गया था RBI के द्वारा, वो उदय कुमार के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और उदय कुमार कहते हैं इसका डिजाइन करते समय कि वो हमारा जो तिरंगा है वहां से इंस्पायर हुए हैं वो। तो हो सकता है किसी को अगर आप एक्सटेंड करेंगे तो वहीं से इन्होंने इस चीज को लिया होगा। तो ठीक है, सो इंडियन नेशनल रुपी डिजाइन बाय उदय कुमार, राइट। और ये सिंबल हम लोगों ने अडॉप्ट कब किया? 2010 से हम लोगों ने, पहले हम INR लिखते थे, है ना, या फिर रुपीज लिखते थे, राइट। अब हमारे पास, आपके पास जो लैपटॉप होगा, कीपैड होगा, है ना, उसमें अब आपको ये चिन्ह देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली हमारे यहाँ 2 राष्ट्रीय कैलेंडर फॉलो किया जाता है। एक तो अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर है, अपना नहीं मतलब पश्चिम का ग्रिगोरियन कैलेंडर, ग्रेगरी के द्वारा जो डेवलप किया गया था, राइट। सो एक तो अपना ग्रेगोरियन कैलेंडर है, उसके साथ साथ हमारा अपना कैलेंडर है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, वो है शक संवत, शक एरा का जो कैलेंडर है ना, शक संवत जिसको हम लोग कहते हैं, राइट। तो बेसिकली 22 मार्च 1957 को, है ना, ये शक संवत और ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ शक संवत को हम लोगों ने स्वीकार किया। 22 मार्च 1957 से हम लोग शक संवत में, अभी भी आप लोग देखेंगे कोई भी गैजेट या नोटिफिकेशन होगा भारत सरकार का, तो ये तारीख भी रहती है, मतलब अंग्रेजी वाली तारीख जिसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च पढ़ते हैं, और उसके साथ साथ शक संवत का भी डेट रहता है उसमें, जिसको आप लोग चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो चैत्र से, यानी कि चैत से शुरू होता है हमारा साल, है ना, शक संवत में, और फागुन से खत्म होता है ना। तो बेसिकली सारे ऑफिशियल पर्पसेस, खास करके जो भारत सरकार का गैजेट जारी किया जाता है ना, या फिर ऑल इंडिया रेडियो की जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, या फिर भारत सरकार के जितने भी कैलेंडर्स हैं, है ना, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी संचार है, उसमें इन दोनों का यूज किया जाता है, शक संवत का और ग्रेगोरियन कैलेंडर का, ठीक है। ओके, यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारे राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें तो आवर नेशनल एनिमल इज नन अदर देन टाइगर, एंड दैट इज आवर रॉयल बंगाल टाइगर। तो रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु के रूप में इफेक्टिव किया गया था अप्रैल 1973।
तो ये ध्यान रखिएगा, अप्रैल 1973 में हम लोगों ने घोषित किया कि ये जो रॉयल बंगाल टाइगर है ये हमारा राष्ट्रीय पशु होगा। ठीक है, 1973 में क्यों? क्योंकि 1973 में ही आप देखो कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, टाइगर्स के, है ना, कंजर्वेशन के लिए, बाघों को बचाने के लिए। तो वहां से आप लोग ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी की सरकार थी। एक चीज और, नागपुर को कहा जाता है टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। नागपुर जो है भारत का टाइगर कैपिटल है। उसके साथ साथ एक हमारा नेशनल हेरिटेज एनिमल भी है, नेशनल हेरिटेज एनिमल। और नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन है? हाथी, इंडियन एलिफेंट। तो 22 अक्टूबर 2010 को हम लोगों ने हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल के स्टेटस के रूप में अप्रूव किया। तो नेशनल एनिमल, नेशनल हेरिटेज एनिमल। वहां से आगे बढ़े तो राष्ट्रीय जलीय पशु भी है हमारा, नेशनल एक्वेटिक एनिमल। तो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा जी का डॉल्फिन, गंगेज रिवर डॉल्फिन, है ना, जिसको आप प्लेंटिस्टा गैंजेटिका भी कहते हैं, है ना। और बिहार में गंगा नदी में जो है वो आपका डॉल्फिन सेंचुरी भी है, भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है, आपको पता है। अच्छा, एक चीज और यहां पर बताऊं कि ये जो आपका गैंजेटिक डॉल्फिन है ना, तो ये आपका गंगा रिवर डॉल्फिन, जिसको आप गैंजेटिक डॉल्फिन कहते हैं, गैंजेटिक डॉल्फिन, और इसके साथ साथ, है ना, जो सिंधु नदी है उसमें भी जो डॉल्फिन होती है उसको इंडस डॉल्फिन कहते हैं। ये दो प्रजातियां हैं जो कि साउथ एशियन डॉल्फिन के अंतर्गत रखी जाती हैं। ये दोनों प्रजातियां साउथ एशियन डॉल्फिन का हिस्सा है। ठीक है, एक चीज और भी जानेंगे कि ये जो आपका गैंजेटिक डॉल्फिन है ये गंगा में मिलती है, गंगा और उसकी सहायक नदियों में, और उसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र में भी मिलती है। सो गंगा और ब्रह्मपुत्रा और इनकी सहायक नदियों में। ठीक है, हमारा एक नेशनल रेप्टाइल भी है और वो है किंग कोबरा। ठीक है, किंग कोबरा हमारा नेशनल रेप्टाइल है, जानना चाहिए, है ना। ओफियोफेगस हैना इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम ओफियोफेगस हैना। इसको स्नेक ईटर भी कहते हैं। ओफियोफेगस कहने का मतलब है स्नेक ईटर। तो ये जानना चाहिए कि कोबरा जो है, किंग कोबरा, वो दूसरे सांपों को भी मार करके खा जाता है। तो ये बहुत रेयर होता है कि अपनी ही प्रजाति, बहुत रेयर होता है ना के बराबर, कि अपनी ही प्रजाति को, है ना, लोग मार करके खाते हो। ये सिर्फ मानवों में देखा जाता है, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना अपनी प्रजाति में, अदरवाइज सांप है आपके पास। अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड, इंडियन पीकॉक, मयूर, मोर, है ना, पावो क्रिस्टेस, क्रिस्टेटस कहते हैं इसको, मोर, है ना, मोर और मोर नहीं। ये अगर इतने खूबसूरत पंख आपको दिख रहे हैं तो ये मोर है, मोरनी के इतने खूबसूरत पंख नहीं होते हैं। तो प्रकृति ने इंसान, मतलब मनुष्यों को छोड़ करके बाकी सब में पुरुषों को ही ज्यादा खूबसूरत बनाया है। चलिए आगे, हमारा राष्ट्रीय पुष्प, नेशनल फ्लावर। तो नेशनल फ्लावर है हमारा कमल, लोटस, है ना, कमल, लोटस, नेलिम्बो न्यूसिफेरा गैरेट, राइट। ये हमारा राष्ट्रीय फूल है। राष्ट्रीय फल है आम, मैग्निफेरा इंडिका। बहुत ही रेयरली आप कहते हैं किसी को आम पसंद नहीं है, सभी को आम अच्छा लगता है खाने में। अभी तो आम का सीजन भी चल रहा है। राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री, इंडियन बैनियन ट्री, यानी बरगद का पेड़, बरगद का वृक्ष, फिकस बेंगालिनेसिस। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, और हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा, स्वच्छ गंगा अभियान चलाया जा रहा है। गंगा पूरे जो उत्तरी भारत है ना, उत्तरी भारत की प्राण नदी है। धर्म के साथ साथ अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी हुई, समाज संस्कृति से जुड़ी हुई हमारी नदी गंगा जो है हमारी राष्ट्रीय नदी है। तो ये हमारे प्रमुख और विशेष राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह हैं। तो 15 अगस्त के इस अवसर पे हमारे लिए आवश्यक है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का सम्मान करें, है ना। राष्ट्रीय नदी को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने में मदद करें। राष्ट्रीय मुद्रा, है ना, उसको भी साफ सुथरा रखें, उसको गंदा नहीं करें, फाड़े नहीं, उस पर कुछ लिखे नहीं, है ना। और हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको हर रूप से उसका सम्मान करें, ताकि हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो कि हमारे राष्ट्र का प्रतीक चिन्ह है उसका सम्मान होता रहे। एक चीज हम लोगों को जाननी चाहिए और माननी भी चाहिए
कि भारत सिर्फ भौगोलिक सीमाओं में बंधा हुआ एक राष्ट्र नहीं है। हम अपने यहाँ भारत को भारत माता कहते हैं, या भारत अपने आप में एक राष्ट्र पुरुष है। ठीक है, तो भारत और भारत के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये मिल करके भारत का निर्माण करते हैं। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, है ना। सो वी ऑलवेज ट्राई टू मिनिमाइज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एज द वीकनेस ऑफ इंडिया, है ना। तो डाइवर्सिटी को हमको वीकनेस नहीं बनने देना है, अपना स्ट्रेंथ बना करके सामने लेकर के आना है। सो ऑन दिस नोट आई एंड दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच एंड वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। थैंक यू।